जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का पीटी 365 करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू की सीरीज है इसका पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें हम लोग तो हाई सी ट्रीटी के बारे में। हाई सी ट्रीटी के बारे में यहाँ पे यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है कि जो बीबीएनजे एग्रीमेंट है या हाई सी ट्रीटी एग्रीमेंट है, जिसको क्या बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट कहा जाता है, उसको साइन करने के लिए अप्रूव दे दिया है। हाई सी बेसिकली होता क्या है, तो यूएन क्लोज डिमार्केशन के अनुसार, यूएन क्लोज क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अनुसार हाई सी जो सी का ऑल पार्ट्स जहां पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंक्लूड नहीं होता है, उसको छोड़ करके जो भी है एरिया है उसको क्या हाई सी कहा जाता है। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि जो आपका बेस लाइन होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। बेसिकली ये क्या होता है, नो सॉवरेनिटी ऑफ अ कोस्टल स्टेट। और ये जो हाई सी है, अप्रोक्स जो सी का 64% एरिया है, वो ग्लोबल कॉमन्स होता है। यहाँ पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पे सभी का इक्वल राइट है। एवरीवन एंजॉयस इक्वल राइट। इवन क्लोज ने डिमार्केशन पूरे ओशियन का डिमार्केशन 3 कैटेगरी में किया है। एक टेरिटोरियल सी है जिसका जो बेस लाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक है, वो टेरिटोरियल सी होता है। कंटिग्यूअस जोन जो होता है कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स जो होता है, वो कंटिग्यूअस जोन होता है, जो एक्ट एज अ बफर जोन काम करता है। यहाँ पे लिमिटेड सोवर्निटी होते हैं। एक्सक्लूसिव जोन आप देख ही लिए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। बीबीएनजे एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है कि एग्रीमेंट फॉर यूज ऑफ अ मैरिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरिया को क्या करने के लिए, कंजर्व और सस्टेनेबल यूज करने के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया है। ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था 2023 में, और 2 साल के लिए इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये हम आप ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है कि जो बीबीएन जो एग्रीमेंट है वो क्या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इस पे 91 कंट्रीज ने साइन किया है और 8 पार्टीज ने इसका रेटिफाई किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाए तो क्या करता है कि मैरिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एरिया है उसको कंजर्व करना है, उसका सस्टेनेबल यूज करना है। भारत में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो या अथॉरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है। ये जो हाई सी एरिया में, वहां पे क्या है कि नो वॉरशिप, नो मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नो नेवल ऑक्सिलरी यहाँ पे का नॉट एप्लीकेबल है। इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज डिमार्केशन, high sea are all parts of the sea that are included in the exclusive economic zone, in the territorial sea, in the internal waters of a state, or in the archipelagic water or archipelagic state. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कि हाई सी अप्रोक्स 74% आर कंसिडर्ड ग्लोबल कॉमन्स, बिलोंग टू नो वन एंड एंजॉय एवरीवन इक्वल, हैव इक्वल राइट्स देयर। तो दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दो स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों करेक्ट नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें हम लोग तो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड भी क्या है, रॉन्ग है। रीजंस क्या है रॉन्ग होने का, क्योंकि जैसा हमने देखा कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द स्टेट्स, यूएन क्लोज डिमार्केशन के अनुसार जो हाई सी होता है, सी का ऑल पार्ट्स होता है, that are not included in the exclusive economic zone, वो नॉट इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंक्लूडेड है, लेकिन क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका कि हाई सी अप्रोक्स 34% आर कंसिडर ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन के रूप में कंसिडर किया जाता है, जिस जहाँ पे किसी एक का अधिकार नहीं होता है, एवरीवन हैव एंजॉय इक्वल राइट्स। तो आप देख रहे हो यहाँ जो 74% है, 74% नहीं है, कितना है, 64% ही इस ऑल सी का एरिया जो होता है वो हाई सी में मतलब काउंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सॉरी डी, मतलब इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी न्यूज में रहा है कि जो कोरल ब्लीचिंग है काफी बढ़ा है और काफी इफेक्ट किया लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे कि कोरल एरियाज के लिए काफी फेमस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कोरल्स काफी पाया जाता है, तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे जो कोरल्स है एटोल्स का बने होते हैं कोरल। ठीक है, लक्षद्वीप जो बना हुआ है मेड ऑफ कोरल एटोल्स। यहाँ पे ब्लीचिंग काफी जो कवरती आइलैंड है वहाँ पे काफी ब्लीचिंग हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार में बात करें तो वहाँ पे लाइव कोरल जो कवर है गल्फ ऑफ मन्नार का घटा है, डिक्रीज किया है कितना 37%, 27.3% 2005 से 2021 के बीच में। गोवा में कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हुआ है लेकिन लिमिटेड टू स्पेसीज है, इसका स्पेसीज का नाम है गोनियो ओपोरा। और कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करें तो कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप है सिनिडेरिया उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोरल्स दो तरह के होते हैं, एक हार्ड कोरल्स होता है, एक सॉफ्ट कोरल्स होता है। तो जो कोरल रीफ्स बनता है वो हार्ड कोरल्स के पॉलिप से बनता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये एस्टेब्लिश करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद किसके माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जैसे जिसको क्या कहते हैं जूजैंथेली कहते हैं। दैट्स गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। ग्रोथ कंडीशन ऑफ कोरल रीफ्स का क्या क्या ग्रोथ कंडीशन, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, सॉल्टी वाटर होना चाहिए, मतलब 32 से 42 ppt, क्लियर साफ पानी होना चाहिए, सैलो मैरिन वाटर विद द स्टेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, और एबंडेंट सेल मतलब सनलाइट होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ रीफ के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ्स का। तो बेसिकली क्या है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे है। अराउंड 25% ऑफ जो मैरिन लाइफ होता है ये क्या यहाँ पे इसको सपोर्ट करता है। मिनिमाइज स्टॉर्म इम्पैक्ट, प्रमोट टूरिज्म एंड एक्ट एज अ कार्बन सिंक। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो व्हेन कोरल आर स्ट्रेस्ड बाय ए चेंज इन कंडीशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लाइट एबंडेंट लाइट नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिट नहीं हो पा रहा है, तो they expel symbiotic algae causing them to completely turn completely white। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो टेम्परेचर, जो ओशन का टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण, टर्न ऑफ एंड रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, एक्सट्रीम लो टाइड्स, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। एक्सट्रीम लो टाइड्स, ओशियन एसिडिफिकेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन, इपिजोटिक्स मतलब पैथोजन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग। तो ये जो आप 5-6 पॉइंट्स आप जो देख रहे हो, यहाँ से आपको पॉइंट्स एग्जाम में ऑप्शंस में रहेंगे और आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव्स की बात करें यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है इंडिया में। तो लीगल एक्ट्स बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 1991 issued under the Broad Environment Protection Act 1986। ठीक है, और कोरल स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट की बात करें तो मीठापुर जो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मैरिन आइलैंड मैरिन नेशनल पार्क है, वो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड गुजरात फॉरेस्ट के द्वारा इन 2008। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड गुजरात फॉरेस्ट ने सक्सेसफुली रीस्टोर किया कोरल रीफ्स इन द गल्फ ऑफ कच्छ में। ये बेसिकली जो कोरल स्पीसीज स्टैग हॉर्न कोरल्स थे उनको क्या किया, सक्सेसफुली रिस्टोर किया गया है। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके? तो यूज बैड रॉक टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया। ग्लोबली इनिशिएटिव के बारे में बात करें यहाँ पे तो आईसीआरआई इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो 1994 में उसका फाउंड किया गया था और इंडिया उसका क्या है, मेंबर है। फिर वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट है जो बेसिकली कहते हैं इट क्रिएट्स अ बैंक ऑफ कोरल्स इन एक्वेरियम अक्रॉस यूरोप। और G20 के द्वारा भी कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है कि रिसेंटली वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग हैज बीन अलोंग विद द इंडियन कोस्ट अफेक्टिंग लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान। ठीक है, ओनली
तो यहाँ पे अभी न्यूज में क्या था कि जो कोरल ब्लीचिंग काफी बढ़ रही हैं लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार और केवल। सेकेंड है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द लाइव कोरल कवर इन गल्फ ऑफ मन्नार डिक्रीज। गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल लाइव लाइव कोरल कवर्स डिक्रीज कर रहा है कितना, 47 से 37.3% बिटवीन द 2005 से 2021। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि corals are vertebrate animals belong to the large group of animals called cnidaria। थर्ड स्टेटमेंट है। पूछा क्या है कि कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड आर नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलिप ऑफ हार्ड कोरल्स which establish a symbiotic relationship with the microscopic algae zooxanthellae which gives their characteristics color। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट नहीं है, 1 2 4 करेक्ट नहीं है, 2 3 4 करेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा बताइए। आंसर है आपका डी। आंसर क्या है, डी। रीजन क्या है आंसर डी के लिए। फर्स्ट आपका करेक्ट क्यों नहीं है, फर्स्ट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग का बर्ड है, लक्षद्वीप तो है ही, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, अंडमान एंड निकोबार भी है, साथ में पाक बे भी है, पाक बे। ठीक है, यहाँ पे ओनली है तो ओनली नहीं है, ये पाक बे इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है कि द लाइव कोरल कवर इन गल्फ ऑफ मन्नार डिक्रीज कर रहा है, ये तो फैक्ट है। कितना से कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो आप 47% देख रहे हो ये कितना है, 37% से कितना परसेंट तक, 37 47 से 37.3 नहीं है, 37 से कितना 27.3% का डिक्रीज है यहाँ पे। क्लियर है, तो 47 की जगह 37 है, 37.3 की जगह 27.3 है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग किस लिए कि कोरल्स आर नॉट अ वर्टिब्रेट एनिमल। ये क्या इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, वर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। फोर्थ रॉन्ग क्यों है क्योंकि जो कोरल रीफ्स फॉर्म करता है कि हार्ड कोरल्स के पॉलिप्स के द्वारा जो एस्टेब्लिश करता है क्या, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये यहाँ पे ए सिम्बायोटिक नहीं है, ये नहीं होगा यहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो माइक्रोस्कोपिक एलगी के साथ बनाता है। क्लियर है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आंसर इसलिए क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कोरल ब्लीचिंग के लिए। फर्स्ट, इंक्रीज्ड ओशन टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्सट्रीम हाई टाइड्स और ओशन एसिडिफिकेशन। तो इसमें बताना है कि हाउ मेनी एबव आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और नन। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी। आंसर है बी, ओनली टू आर करेक्ट। तो कौन कौन से दो है जो करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट, बट सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है कि यहाँ पे जब जो आप देख रहे हो एक्सट्रीम हाई टाइड्स, तो यहाँ पे हाई टाइड नहीं है, लो टाइड है, लो, एक्सट्रीम लो टाइड्स के कारण क्या ब्लीचिंग, ये जो फैक्टर है वो कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन फॉर अ कोरल कंजर्वेशन इन इंडिया। इनिशिएटिव्स आपके सामने दिए हुए, हाउ मेनी एबव आर करेक्ट, इन तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 1993 इशूड अंडर द ब्रॉड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत क्या एक नोटिफिकेशन किया गया था 1993 में, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट है कि कोरल स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर, जो कोरल स्पीसीज उनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल 2 में इनको लिस्ट किया गया कोरल स्पीसीज को। थर्ड स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड बैंक विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रीस्टोर्ड कोरल रीफ्स इन गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इसको रीस्टोर किया। ये तीसरा स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि करेक्ट तीनों में से करेक्ट ओनली वन है, ओनली टू है, ऑल थ्री है या नन करेक्ट है, बताइए। आंसर है यहाँ पे नन, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन सी आर जेड जो नोटिफिकेशन है 1993 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1991 में, 1991 में इशू किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है इसलिए क्योंकि कोरल स्पीसीज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे शेड्यूल 1 नहीं है, सॉरी शेड्यूल 2 नहीं है, शेड्यूल 1 के अंतर्गत है इनको लिस्ट किया गया। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक विद द गुजरात गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक लिखा है वर्ल्ड बैंक नहीं है, यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, ठीक है। ZSI के साथ इनका क्या था? कोलैबोरेशन था। सो फ्रेंड्स, लगता है कि क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, तो एज ए सपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।